हाय गाइस, तो क्या हाल चाल? सब जगह सी मेरा थोड़ा ऐसा ऐसा थोड़ा दिक्कत है। हाँ, तो ये बैंक ऑडिट सीरीज का फाइनल पार्ट होगा। हम लोगों का चैनल में ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, बैंक ऑडिट लाइक नेवर बिफोर। इसमें क्या है कि टोटल ये 5th वीडियो होगा उसका। इसमें डिटेल में बैंक ऑडिट जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर किया है, और इसका जो भी नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उधर से जाके फॉलो कर सकते हो। और उधर में चैप्टर 2, 3, 4, 5 का सुपर समरी नोट्स, उसके साथ साथ 10 और 11 चैप्टर नंबर उसका होगा। और चैप्टर नंबर 1 का मैं बहुत गजब एक हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, तो वो भी मैं उसमें प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोगों का ऑलरेडी इसके पहले तक हो गया था वो स्टॉक ऑडिट, पीपी कैलकुलेशन, वो सब क्या होता है ये सारी। अभी हम लोग ऑडिट कैसे करें, जो बैंक ऑडिट जो चैप्टर है, तो वो बैंक ऑडिट में ऑडिट कैसे करें। पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ऑडिटर प्राइमरी चाहता क्या है, कि किसके लिए एविडेंस ऑब्टेन करना है, क्या चीज है। पहले मैं ये सब बोल दूंगा, उसके बाद मैं समझा दूंगा, ठीक है। कि अमाउंट इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट और आउटस्टैंडिंग, मतलब जो बैलेंस शीट में अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन करना, ठीक है। अभी एडवांस क्या है? एडवांसेस है जो अमाउंट ड्यू टू द बैंक है, मतलब बैंक को उससे लेना, ठीक है। देयर आर नो अनरिकॉर्डेड, ऐसा कोई भी एडवांसेस नहीं है जो अनरिकॉर्ड रह गया है, ठीक है, क्यों उसको रिकॉर्ड करना बाकी है। एप्रोप्रिएट प्रोविजन हुआ है कि नहीं, कि जैसे कि आप अभी एनपीए का प्रोविजन पढ़े होंगे, तो एप्रोप्रिएटली वो प्रोविजन हुआ है कि नहीं। एडवांसेस एप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जो भी एडवांसेस आप दिखा रहे हो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एडवांसेस आर डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बैंक के बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो जो भी एडवांसेस है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड एंड क्लासिफाइड हुआ है, ठीक है, एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज। Advances are valued on an appropriate basis, properly applied and their recoverability is considered. मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप एडवांस दे दो, उसका जो पैसा रिकवर करना है उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिटर कैन ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट एडवांसेस। कैसे? टोटल दो चीजें क्या क्या है। एक है स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल, मतलब इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करो और अदर प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल और अदर प्रोसीजर। इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करने के लिए क्या क्या लगेगा, लाइक कैसे आप लोग कर सकते हैं। एक है कि जो भी एडवांसेस इशू किया है वो जो बोरोअर है उसका क्रेडिट, मतलब वो जैसे एक सिबिल स्कोर होता है, ठीक है, आपने सुना होगा। तो क्या होता है कि जो बोरोअर है उसको हम लोग देख रहे हैं कि उसका प्रॉपर ट्रांजेक्शन है कि नहीं, वो उतना क्रेडिट डिजर्व भी करता है कि, ठीक है। आप एक बेगर को आप ऐसा नहीं करोगे कि आप 5 लाख 10 लाख का लोन दे दो, ठीक है। तो आपको देखना पड़ता है कि जो भी बोरोअर है वो प्रॉपर्ली पैसा पे कर रहेगा, पे कर पाएगा। तो एडवांसेस इशूड आफ्टर सैटिस्फाइंग इटसेल्फ टू द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बोरोअर एंड ऑब्टेनिंग सैंक्शंस फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, ठीक। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे एडवांसेस होने के पहले वो एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। कि आप पैसा देने के पहले आप उससे सैंक्शन लेटर लेते हो कि भाई उसमें साइन करो कि आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हो, आपको इतना ईएमआई देना है, ये ठीक है, आप ये सब लिए हो। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद टर्म्स ऑफ सैंक्शन एंड एड यूज, जैसे कि मतलब एक नियम है कि अगर हाउसिंग लोन लेते हो तो उसमें आप कमर्शियल चीजों में आप यूज नहीं कर सकते। लाइक अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हो तो आपको हाउस ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा है कि जो जिसके लिए भी आप पैसा लिए हो उसका वही यूज हो रहा है कि नहीं। सफिशिएंट मार्जिन अगेंस्ट सिक्योरिटीज मस्ट बी मेंटेन्ड एंड चेक्ड। जो भी सिक्योरिटीज है, जैसे अभी आप पढ़े होंगे इसके पहले वाले वीडियो में कि सिक्योरिटीज दो तरीके होंगे, प्राइमरी और कोलैटरल, वो सारे। तो सिक्योरिटीज में हम लोग मार्जिन देते हैं डीपी कैलकुलेशन के टाइम पे, जो स्टॉक होता है या फिर डेटा जो भी आपका कैलकुलेशन है उसके नीचे हम लोग मार्जिन कट करते हैं कि भाई अचानक से अगर वैल्यू डीप हुआ तो हम लोग के पास एक बफर रहता है 20% 25% जो भी है, तो एप्रोप्रिएट मार्जिन है कि नहीं। सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द बैंक एंड बैंक बाय, ये थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, बैंक बाय वैलिड टाइटल डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर हाउसिंग लोन लेते हो तो जो भी
हाउस का जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्या होता है, वो हम लोग मतलब बैंक ले लेता है, ठीक है। फिर जब आप बैंक को पूरा पैसा पेमेंट कर दोगे तभी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वापस मिल जाता है, तब तक आप बेच नहीं सकते। तो यही है कि सिक्योरिटी सिक्योरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड, कि जो भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है उसको रजिस्टर होना चाहिए। डीबी रजिस्टर मस्ट बी अपडेटेड मंथली, मतलब जो भी मंथली जो स्टॉक स्टेटमेंट आता है उस हिसाब से डीपी फिर से कैलकुलेट होगा, फिर से वो अब मंथली अपडेट होगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ये मंथली बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है क्वार्टरली, जो 3 महीने में एक बार स्टॉक स्टेटमेंट देने का आप देखे थे अभी कि ये मैंडेटरी है, तो नॉर्मली 3 महीने में ही होता है। अकाउंट शुड बी विद डीपी एंड सैंक्शन लिमिट, डीपी और सैंक्शन लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। अकाउंट विद एक्सीड डीपी एंड सैंक्शन लिमिट और अदरवाइज इरेगुलर मस्ट बी रिपोर्टेड टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और अकाउंट शुड बी रेगुलरली रिव्यू, मतलब जो भी अगर डीपी से ज्यादा हुआ, डीपी या फिर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हुआ तो प्रॉपर अथॉरिटी को मतलब भाई रिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, और जो भी एडवांसेस है वो रेगुलरली चेक होते थे। अदर प्रोसीजर में क्या है कि वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स, कि भाई जितना भी अमाउंट आप रिकॉर्ड किए हो वो प्रॉपर है कि नहीं। लोड डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर लो कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं, जैसे अगर किसी में साइड स्टैम्प नहीं है तो उसमें करवाओ, या फिर अगर किसी में दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो करवाओ। रिव्यूइंग द ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स, सोचो एक कैस्केड मतलब क्या होता है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो डे टू डे ऑपरेशन होता है उसके लिए क्या करते हैं कि वो एक लिमिट ले लेते हैं, लाइक जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया ना, तो ऐसा ही होता है कि आपके बैंक में 5 लाख रुपए है, आप उसको यूज करो, आप उस हिसाब से आप जो भी है जितना भी टाइम पीरियड है उसमें आप पेमेंट कर दो, ठीक है वैसा। लेकिन उधर 1 महीने का नहीं होता है, उससे ज्यादा का होता है। चेकिंग कंप्लायंस विद आरबीआई नॉर्म्स, कि जो भी आरबीआई का नाम है उसका कंप्लायंस होना चाहिए असली में, आरबीआई माई बाप है। कैरिंग आउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अभी एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या कि पहले तो जो भी लार्ज एडवांसेस है, ठीक है, कि भाई 1 करोड़ से ऊपर या फिर 50 लाख से ऊपर जितने भी लार्ज एडवांसेस है उसको आप डिटेल में एग्जामिन एंड और अदर जो भी एडवांसेस है जो भी छोटा मोटा 3 लाख 4 लाख 10 लाख 5 लाख वो सारे को आप सैंपल बेसिस पे एग्जामिन कर सकते हो। एंड प्रॉब्लम अकाउंट्स नीड टू बी एग्जामिन मतलब जो भी प्रॉब्लम दिखा, लाइक जो भी आप लार्ज एडवांसेस है उसको आप डिटेल में एग्जामिन किए, और जो भी सैंपल बेसिस पे अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम अकाउंट्स दिखा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो उसको डिटेल में आप एग्जामिन करो, चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल में हम लोग क्या देखें कि एक तो कि बोरोअर का क्रेडिट वर्दिनेस चेक करो, सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, कंप्लायंस विद सैंक्शन टर्म्स है कि नहीं, और उसका एंड यूज ऑफ फंड्स प्रॉपर्ली है कि नहीं, सिक्योरिटीज में प्रॉपर मार्जिन है क्या नहीं, सिक्योरिटीज अगर उसको रजिस्टर करना है कई जगह तो वो प्रॉपर्ली रजिस्टर हो रहा है कि नहीं, डीपी रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है कि नहीं, अगर मेंटेन हो रहा है तो प्रॉपर्ली अपडेट हो रहा है कि नहीं, और फिर अकाउंट सारे डीपी और सैंक्शन लिमिट के अंदर होना चाहिए, अगर उसके ऊपर है तो वो प्रॉपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज है उसको आप रिपोर्ट करो, और अकाउंट शुड बी रेगुलरली रिव्यू, ठीक है। अदर प्रोसीजर में क्या देखें कि जो भी आप अमाउंट रिकॉर्ड किए वो वैलिड होना चाहिए, लोड डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करो, सारे जो अकाउंट्स है उसका ऑपरेशंस को एग्जामिन करो, रिव्यू करो, जो भी आरबीआई अपने अपने नॉर्म्स निकालते हैं उसको आप लोग कंप्लाई करो। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉलो, एनालिटिकल प्रोसीजर में एक तो है लार्ज एडवांसेस, एक है नॉर्मल एडवांसेस। लार्ज एडवांस में सारे एग्जामिन करो, और जो अदर एडवांस है उसमें आप सैंपल बेसिस पे चेक करो, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम दिखा तो वो एडवांसेस को डिटेल में चेक करो। ये मैं एक बात बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप देखोगे ना बैंक ऑडिट का जो ये नोट्स है ये इतना प्रॉपर्ली तैयार किया गया है, आप खुश हो जाओगे। इसमें अगर आप ये पहले तो 100% कवर करता है बैंक ऑडिट, 100% इन डिटेल, वो भी बस 19 पेज में, जहाँ के जो बैंक ऑडिट का जो बुक है लाइक आपका आईसीआई मटेरियल वो 44 पेज के करीब है, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आप लोगों का एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप अच्छे से पढ़ पाओ। इनकम और एक्सपेंडिचर,
नॉर्मली रेवेन्यू में इनकम और मतलब जो भी इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट होता है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें दो ही चीज होते हैं, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है। इनकम बैंक का दो ही चीज आ सकती है, एक है इंटरेस्ट इनकम, एक है अदर इनकम। एक है इंटरेस्ट इनकम, एक है अदर इनकम। इंटरेस्ट इनकम में क्या क्या है कि जो भी एडवांसेस दिया उसका इंटरेस्ट दिया, या फिर जो भी बिल्स डिस्काउंट हुआ उसका डिस्काउंटिंग चार्जेस। इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे किया है तो उसका इंटरेस्ट मिल सकता है। आरबीआई या फिर अदर बैंक के पास अगर कोई फंड है उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है, और अदर कोई भी इंटरेस्ट मिल सकता है। अदर इनकम में क्या है कि कमीशन है, कि बिल्स अगर कोई बिल्स को कलेक्ट किया उसके ऊपर कमीशन, अगर कोई रेमिटेंस या फिर ट्रांसफर किया उसके ऊपर करेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज, लेटर ऑफ मतलब जो नॉन फंडेड एडवांसेस होते हैं ना, आपको रहते हैं फंडेड एडवांसेस, नॉन फंडेड एडवांसेस, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स वो होता है उसको फंडेड एडवांसेस बोला जाता है। अगर ट्रांसफर ऑफ फंड नहीं हुआ तो नॉन फंडेड एडवांसेस हो गए। तो ये सारे लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज की भाई अगर वो पेमेंट नहीं कर पाए हम दे देंगे, तो उसका वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बैंक उसके लिए वो चार्जेस काटते हैं, कमीशन काटते हैं। गवर्नमेंट एंड एजेंसी, गवर्नमेंट एंड एजेंसी में मतलब क्या कि आप सुने होंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना या फिर बहुत सारी योजनाएं होते हैं ना जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं जो इंडिया के जो लोगों के लिए। तो वो सारे जो आप गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करता है उसके लिए बैंक क्या करता है कि कमीशन काटता है। तो उसके लिए फीस और मोबाइल बैंकिंग, लोन प्रोसेसिंग, जो भी अरेंजमेंट हो गया या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, वो सारे के लिए फीस वो लेते हैं, चार्जेस करते हैं। चार्जेस में ब्रोकरेज और सिक्योरिटीज, मतलब अगर कोई सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन जैसे डीमैट अकाउंट खुला या फिर वो सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन हुआ डीमैट अकाउंट से, डीमैट अकाउंट खुलेगा तो फीस लगेगा, लेकिन डीमैट अकाउंट नहीं खुला लाइक ऐसा। एंटिका लॉकर, हाँ बैंक जो लॉकर सर्विसेज देता है उसके लिए भी तो वो पैसा चार्ज करता है। तो रेंट का पैसा, फिर अदर फीस जैसे कि कस्टोडियन हो गया, कैश मैनेजर हो गया, कुछ भी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट लैंड एंड सेल किया तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस, डिवैल्यूएशन हुआ तो उसका डिविडेंड, अगर सब्सिडी जॉइंट वेंचर और दूसरा मिसलेनियस इनकम भी हो सकता है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में तो मेनली तीन चीजें होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जैसे डिपॉजिट जो आप लाइक आप बैंक के ऊपर जो फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट में आप डिपॉजिट दे रहे हो बैंक, तो उसके भी ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं ना आपको, तो उसका हो गया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कि एम्प्लॉइज को पेमेंट करना, स्टेशनरी पे खर्चा, कुछ भी खर्चा, और प्रोविजन एंड कंटीजेंसी मतलब जो एनपीए हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये सारे जो भी प्रोविजंस है। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये आप एक पेज अगर देख लो तो आपको ओवरऑल आपको पता चलेगा कि भाई इनकम में क्या है, एक्सपेंडिचर में क्या है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये अगर आप लाइक प्रॉपर्ली काम कर पाओ ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, एम्प्लॉइज का खर्चा, पीटी स्टेशनरी, डिप्रिसिएशन, ऑडिटर फीस, डायरेक्टर फीस, एलोवेंस एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंसेस जो भी है। प्रोविजन फॉर एनपीए टैक्सेशन, प्रोविजन हो गया एनपीए का, हो गया टैक्सेशन का, हो गया कंटीजेंसी का, हो गया अगर इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कम हो रहा है तो उसका भी प्रोविजन। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम देने का कोई फायदा है नहीं। पता है जो एक्सपेंडिचर का जो ऑडिट है ना, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो लिटरली एक पेज में है। लाइक आप अगर बुक खोल के देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा जम्बल्ड मिलेगा। तो मैं इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा ना मैं उसको बाइफर्केट करने का कोशिश किया। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर्ली आपको समझ में भी आएगा, और जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो आपको एक स्ट्रक्चर वाइज आपको याद भी आएगा। ये नहीं कि बस दिमाग में रख लो और हो जाए। ठीक है, ये आएगा बाद में आएगा। अभी इधर से ऑडिटर मेनली कंसर्न है, ऑडिटर को मेनली कंसर्न, पहले तो ऑडिटर को डिटेल में नहीं चेक करना, क्योंकि बैंक में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है। आप डिटेल में चेक करोगे तो बस हो गया। ऑडिटर को क्या है, एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है कि जो ओवरऑल जो बैंक का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्ली काम करे। दैट इनकम रिलेट्स टू वैलिड ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉपर पीरियड, ये that income relates to valid transaction of proper period parted to bank recorded and appropriate, there is no unrecorded। मतलब ऐसे क्या है, जो भी इनकम, ठीक है, वो
पहले तो प्रॉपर ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो उसका वैलिड ट्रांजेक्शन है कि भाई उसका बिल है प्रॉपर। फिर क्या है, वो प्रॉपर पीरियड का है, फिर वो बैंक का ही है इनकम, ठीक है, और रिकॉर्डेड एट एप्रोप्रिएट एंड अनरिकॉर्डेड अमाउंट नहीं है, ठीक है। आरबीआई का डायरेक्शन क्या है, आरबीआई बोलता है कि अगर 1% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, या फिर अगर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ज्यादा हुआ इनकम तो आप उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करो। लेकिन फिर बोला अगर ये ऐसा इससे कम हुआ तो आप कैश रिसीट बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है बैंक में जो बैंक के सुविधा के लिए वो लोग क्या करते हैं, टोटली एक्रूअल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आधा मतलब 90% 95% चीजें ऐसा होगा कि भाई एक्रूअल बेसिस पे होगा, लेकिन 5% 10% चीजें ऐसा होगा कि कैश बेसिस, वो थोड़ा दिक्कत देता है ना। तो ऐसे मोर देन वन पहले तो मोर देन वन, ठीक है, मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम ग्रॉस बेसिस पे और 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट बेसिस पे। अगर इनकम ज्यादा हुआ तो उसको AS9 के हिसाब से आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करो, ठीक है। बेटे ये मैं बोल दिया कि इसके अलावा मतलब जो भी इसके है, इसके अलावा जो भी है ये नॉन मटेरियल इनकम है, आप रिसिट बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है। रेवेन्यू सर्टेन बैंक रिकॉग्नाइज इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस प्रोवाइडेड कलेक्शन इज रीजनेबली सर्टेन इन मॉडर्न बैंकिंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑटो जनरेटेड जो है इसको छोड़ दो। Revenue uncertainty bank should not recognize income on NPA until it's actually realized. On first classification as NPA, any unrealized interest already gained, including government granted advances, must be reversed or provided. Provided for मतलब आपका उसका प्रोविजन बना, ठीक है, कि मतलब बैंक should recognize income on NPA until it's actually realized. मतलब बैंक को शुड नॉट मतलब बैंक को एनपीए ऐसा है ना, एनपीए में तभी आप इनकम रिकॉग्नाइज करोगे जब भी उसका पैसा रियल में मिलता है, ना कि आप बस उसका इंटरेस्ट बस एक्रूअल बेसिस पे आप डालते रहो उसका इनकम बढ़ता रहे, लेकिन उसका कोई पैसा आए नहीं, ठीक। तो बैंक रिकॉग्नाइज एनपीए का जो भी इनकम, जैसे एनपीए से अगर कोई पैसा मिला है उसका एसेट बेच के कुछ भी करके अगर पैसा मिला है तो वो तभी रिकॉर्ड होगा जब भी उसका पैसा रियल में हम लोग उसके हाथ में आएगा, बैंक के पास आएगा, ठीक है, रियल में एक्चुअल में रियलाइज होगा। और उसमें अगर कोई भी ऐसा हुआ कि अगर एनी अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट है जो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है लेकिन अभी तक मिला नहीं, अनरियलाइज मतलब मिला नहीं, क्रेडिट तो आप कर चुके हो, ठीक है, एक्रूड कर चुके हो लेकिन रियल में मिला नहीं, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा या फिर आपको उसका प्रोविजन बढ़ाना। एडवांसेस अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज होता है उसमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, जो भी सिक्योरिटी टर्म डिपॉजिट के मतलब लोन अगेंस्ट डिपॉजिट होता है, बहुत सारे होता है, कैन बी रिकॉग्नाइज ऑन ड्यू डेट प्रोवाइडेड एडवोकेट मर्चेंट, क्योंकि एडवांसेस जो भी है अगेंस्ट सिक्योरिटीज उसमें रिस्क बहुत कम, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हो ऑन ड्यू डेट प्रोवाइडेड मतलब एडवोकेट मार्जिन उसमें प्रोवाइड किया। अभी क्या है कि अभी बैंक में होता है सीबीएस सिस्टम, उसमें आप लोगों को बैंक वालों के पास कोई उतना ज्यादा भी पावर नहीं है। नॉर्मली क्या है कि बैंक के पास जो भी फिक्स डिपॉजिट है वो सीबीएस में ऑलरेडी अपलोडेड होता है, उसको ही आप लोग क्या मतलब बैंक क्या करते हैं उससे ही इंटरेस्ट उससे ही, जैसा सोच लो बैंक के पास आपका 10 लाख का डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट आप करके रखे हो, बैंक 10 लाख से ऊपर आप दे ही से 10 लाख माइनस मार्जिन सोच लो 20% है, तो बैंक 8 लाख से ऊपर वो आपको लोन दे ही नहीं सकता है, ठीक है, अगेंस्ट डिपॉजिट। अगर अलग अगर कोई लोन है वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर लोन दे ही नहीं सकता। सॉरी थोड़ा सर्दी हो गया। बिल्स परचेस इफ बिल्स आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज ऑफ द ईयर, ठीक है, अगर कोई बिल्स आउटस्टैंडिंग है मतलब ईयर एंड पे, द डिस्काउंट रिसीव्ड शुड बी प्रॉपर्ली अप्रोर्शन्ड बिटवीन द 2 years, ठीक है, मतलब जो ये साल है और जो उसके अगले साल है उसमें प्रॉपर्ली अप्रोर्शन्ड होना चाहिए। एंड अनएक्सपेक्टेड जो भी डिस्काउंट है रिलेटिंग टू बियॉन्ड द ईयर एंड इज रिकॉर्डेड एज अदर लायबिलिटी। फर्दर डिस्काउंट पेड ऑन रीडिस्काउंटिंग बिल्स कैन नॉट बी डेटेड ऑफ अगेंस्ट डिस्काउंट फंड, मतलब
अगर कोई भी बिल रीडिस्काउंट हुआ तो उसमें जो भी डिस्काउंट पेड हुआ उसको आप डिस्काउंट अर्न के साथ रेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्स कलेक्शन, इसमें अगर कस्टमर अकाउंट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर एक्चुअल कलेक्शन फ्रॉम द ड्रॉइंग। ये एक है कि ये सब जो भी है ना ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, जो भी कस्टमर अकाउंट है वो आफ्टर एक्चुअल कलेक्शन फ्रॉम द ड्रॉइंग, कि जो भी आप कस्टमर अकाउंट उस पर अगर आप कुछ भी क्रेडिट कर रहे हो तो उसमें उसका रियल पैसा आना चाहिए, ठीक है। aligning with the bank's obligation, the branch earns commission only once the bill is collected। समझे, अगर कोई बिल कलेक्ट हुआ तो रियल में अगर पैसा आया तभी आप उसमें क्रेडिट कर सकते। रीनेगोशिएशन, fees and commission from rescheduled dates should be recognized over the extended credit period। टेस्ट चेक, इंटरेस्ट पेज जो भी है, कमीशन और बिल्स फॉर कलेक्शन, एलओसीज, लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब अगर सोचो कि कोई आपका लोन सेक्शन हुआ 20 साल के और उसको 10 साल के बाद आपने रीनेगोशिएशन करके आप और 20 साल मतलब टोटल 30 साल के लिए करा दिया, ठीक है। तो जो उसका भी कोई तो फीस जो भी होगा ना वो टोटल जो भी पीरियड है और जो 20 साल है उसमें इवनली अभी जो भी बैंक्स का नियम है उस हिसाब से प्रोडक्ट बेसिस पे उस हिसाब से वो हो जाएगा, लाइक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सल ऑफ इनकम, ये ऐसा है कि वो आ सकता है क्वेश्चंस पे। मैं एक आपको एक ऊपर से बोल दूंगा, ठीक है। डिटेल में तो पढ़ेंगे, इस डिटेल में तो वही चीज पढ़ेंगे ही हम लोग, ठीक है। रिवर्सल ऑफ इनकम पे क्या बोला गया है कि एनपीए, ठीक है, उसपे इंटरेस्ट आप चार्ज करते हो और फीस कमीशन चार्ज करते हो। इंटरेस्ट आप चार्ज करते हो, फीस इंटरेस्ट आप चार्ज करते हो, फीस कमीशन, ये इंटरेस्ट है, ये फीस कमीशन, ठीक है। जो भी अनरियलाइज्ड मतलब आप इंटरेस्ट चार्ज कर दियो लेकिन पैसा आया नहीं तो उसको आप रिवर्स करना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज कर दियो पैसा आया नहीं तो उसको आप रिवर्स करो। फीस एंड कमीशन, फीस एंड कमीशन पहले तो आप स्टॉप करो कि भाई और चार्ज नहीं करना, और अगर कोई भी चार्ज कर दियो फीस एंड कमीशन और वो अनकलेक्टेड है प्रीवियस पीरियड में तो आपको रिवर्स करना। ऑल अनरियलाइज्ड एक्रूड इंटरेस्ट मस्ट बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड फॉर मतलब प्रोविजन वाला लो उसका। और अगर कोई फीस एंड कमीशन है सो स्टॉप एक्टिविटी, पहले तो आप उसको अटकाओ कि भाई नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं, सॉरी जोश कर गया था। बस भाई पेट नहीं टूटना चाहिए, पेट नहीं टूटना चाहिए भाई जी, पेट नहीं टूटना चाहिए। चल रहा है क्या? हाँ आई। जो भी फीस कमीशन सो स्टॉप एक्टिविटी, ठीक है, मतलब जो भी फीस कमीशन है वो पहले तो आप चार्ज करना मतलब। रॉन्ग रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, रॉन्ग रिकॉग्निशन मतलब क्या कि अगर आप गलत रिकॉग्नाइज करते हो, आपको करना चाहिए 10,000 आप करते हो 10 लाख, नहीं बहुत ज्यादा चार्ज करते हो आप, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? तो आप ऑब्वियसली अगर करेंट ईयर का है तो आप रिवर्स कर दो, अगर प्रीवियस ईयर का है तो आप प्रोविजन बना लो, कुछ मतलब 9,90,000 का प्रोविजन एकदम। ऑडिटर शुड एंकर अमाउंट, ऑडिटर को क्या एंकर करना चाहिए? एनी अनएक्सपेक्टेड लार्ज डेबिट इन इंटरेस्ट इनकम, कि अगर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसमें अचानक से लार्ज डेबिट आ गया, ठीक है, तो उसको आप इंक्वायर करो कि भाई ऐसा कैसा कर सकता है आप। फिर borrower communication regarding difference in interest charge and whether appropriate actions take, मतलब अगर कोई borrower बोल रहा है कि भाई मेरे को आप बोले थे कि 10% इंटरेस्ट कटेगा लेकिन ये कट रहा है और ये 15%, ऐसा कैसा कर सकता है? तो ऑडिटर को ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कैसा हो सकता है भाई। उसका जो भी है वो जो borrower जो बोला है उसको आप अच्छे से टैकल कर रहे हो कि नहीं, समझे? यो आप लोग पे भी तो नहीं हो पा
22-23 साल के हो गए सर, नहीं 22-23 नहीं, 18-19 साल के तो हो गए। प्लीज ऐसा फाइनेंस इनकम विच वाज एक्रूड, उसमें भी सेम कि भाई जो भी फाइनेंस इनकम है, जो भी एक्रूड हुआ है और की बट पैसा नहीं आया तो उसका आप रिवर्स कर दो। और या फिर मेनली क्या है, मेन मोटा मोटा यही है कि अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट इनकम, फीस इनकम अगर हुआ तो उसको तो आप बंद कर दो चार्ज करना, और अगर पहले पीरियड का चार्ज किया हुआ है तो उसको आप प्रोविजन बना लो या फिर रिवर्स कर दो। और इंटरेस्ट इनकम पे क्या है, इंटरेस्ट इनकम पे क्या है कि अगर पहले तो आप अगर चार्ज किए हो और उसका पैसा अभी तक नहीं मिला तो आप उसको रिवर्स कर दो या फिर उसका प्रोविजन बना लो। और अगर कोई रॉन्ग रिकॉग्निशन होगा कि पैसा आप गलत चार्ज कर दिए, तो अगर करेंट पीरियड का अगर इनकम हुआ तो आप तो ये कर लो कि भाई रिवर्स कर दो, खत्म ही कर दो भाई। और अगर प्रीवियस पीरियड का हुआ तो आप उसका प्रोविजन बना लो। टेक आउट फाइनेंस ये क्वेश्चन में आया था इस बार, और मैं बोल रहा हूँ ना टेक आउट मतलब ये जो नोट्स है ये इतना गजब का बना है, ठीक है, इतना गजब का बना है। आप बस ये नोट्स पढ़ो, कलर्ड है, आप अगर चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, बहुत गजब नोट्स बना है। तो मुझे लगता है हैंड राइटिंग भी बहुत ज्यादा करता है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा ठीक है। टेक आउट फाइनेंस, टेक आउट फाइनेंस में क्या है, एक है देखो मैं इसको ना तीन चीजों में लाइक अलग अलग किया हूँ, तो उसमें क्या है आपको समझने में आसानी होएगा। टेक आउट फाइनेंस का बेसिक्स मतलब टेक आउट फाइनेंस क्या है कि इज ए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। वो क्या है कि प्रॉमिस दैट लेटर promises to provide at a particular date or upon meeting criteria for completion of project. Don't take it to replace the initial loan and probably used it forward. मतलब सोच लो कि आप कोई लोन लियो लेकिन आपको अलग लोन लेना, ठीक है, लाइक अगर आपको मिल रहा है इधर 9%, आप लेना चाहते हो 8% का लोन कोई अलग बैंक से, तो वो हो गया टेक आउट फाइनेंस। नॉर्मली क्या है वो सोर्सेस ऑफ फंड को एक्सपैंड कर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सपैंड द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ न्यू एंटिटीज, ठीक है, टू एड्रेस सेक्टरल टू या फिर एंटिटी एक्सपोजर्स इश्यूज एंड एसेट लायबिलिटी मिसमैच कंसर्न्स ऑफ टेकर्स, टू बूस्ट द एबिलिटी ऑफ लॉन्गर टेनर डेट फाइनेंस फॉर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है दैट जो लेटर प्रोमिसेस टू प्रोवाइड करता है कभी कोई भी पर्टिकुलर डेट पे या फिर कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ये मेनली क्या होता है कि टू रिप्लेस द इनिशियल इफ इट बिकम्स एनपीए, अगर टेक आउट फाइनेंस एनपीए हुआ तभी क्या, तो इसमें भी वही है कि द बैंक कांट रिकॉग्नाइज इनकम अनलेस रियलाइज्ड फॉर बॉर्डर या फिर टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर कोई भी जो बॉर्डर या फिर जो मतलब टेकिंग ओवर जो दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है उसका अगर उससे अगर पैसा नहीं मिला तो आप इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इफ द अरेंजमेंट प्रोवाइडेड सो, अरेंजमेंट प्रोवाइड की टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन से ले रहे पार्शियल रिकॉग्निज इन एनपीएस। इफ नो एग्रीमेंट, पहले तो मतलब क्या है कि सोचो एनपीए है 100 रुपए का और 10 रुपए का आपको पैसा मिला है, तभी क्या हो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट हुआ between bank and borrower, banks are required to adopt a accounting policy in a uniform and consistent manner। कि मतलब आप consistent manner और uniform बेसिस पे आप अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये नहीं कि अगर ये एनपीए हुआ तो ऐसा करेंगे, दूसरा अगर एनपीए हुआ तो अलग ही अकाउंटिंग पॉलिसी मेंटेन करेंगे, ऐसा नहीं। एज पर एज राइट, इनकम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट। सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन मतलब आपको सर्टेन है कि भाई इसका पैसा तब आएगा, ठीक है, तभी आप इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर अर्लियर पे रिवर्स करो, अगर अर्लियर कोई भी इनकम हुआ और डी रिवर्स या फिर डी रिकॉग्नाइज इनकम पे देन भी अकाउंटेड। अगर कोई भी
पैसा पहले जो रिवर्स किया गया या फिर डी रिकॉग्नाइज किया गया है उसको तभी आप अकाउंट कर सकते हो अगर आपको सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन दिख रहा है. Interest from NPA can be taken to income, but banks must ensure it is not sourced from fresh या फिर additional loans sanctioned to the same borrower. ठीक है. Banks must ensure it is not sourced. मतलब बैंक को ये इंश्योर करना है कि एनपीए का जो भी पैसा है वो दूसरा कोई भी मतलब लोन से नहीं आ रहा है कि भाई इसका एनपीए हुआ तो ये लोन मतलब वो दूसरा कोई भी लोन लेके इसका पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो अगर कोई भी एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज का एग्रीमेंट नहीं है तो एक कंसिस्टेंट मैनर पे आप उसको एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो. अगर आपको दिख रहा है, बैंक को दिख रहा है कि वो पैसा ले मतलब जो भी अर्लियर रिक्वेस्ट या फिर डी रिकॉग्नाइज इनकम उसका पैसा मिल सकता है, तभी आप अकाउंट करो. जबकि जब भी आपको सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन दिखे कि भाई हाँ पैसा मिल सकता है. और अगर जो भी इंटरेस्ट फ्रॉम एनपीए उसको अगर रिकॉग्नाइज करता है तो उसको बैंक को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दूसरा कोई भी लोन से नहीं किया गया कि भाई एक लोन देके दूसरा लोन का एनपीए है उसमें पैसा डाल, ऐसा नहीं होना चाहिए. मेमोरेंडम अकाउंट फॉर एनपीए, इसमें क्या बोला गया है? एनपीए पहले तो नॉर्मली क्या है कि नॉर्मली देखो अगर आप अच्छे से बैंक ऑडिट पढ़े होंगे तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग कि भाई हम लोग इतने टाइप से बोल रहे हैं कि एनपीए पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना. मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट फॉर एनपीए क्या है? एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको. On NPA, unrealized interest is reversed and further charging of interest is stopped. ये आपको पता ही. ठीक. Bank may still record accrued interest in separate memorandum account for controlling या फिर monitoring. This interest is not included in the process. इसमें क्या बोला गया? Memorandum of account for NPA क्यों करता है? ये बैंक का ये बैंक ये कर सकता है, बैंक करता ही ऐसा नहीं है, लेकिन ये बैंक कर सकता है देखने के लिए कि भाई जो भी एनपीए है अगर वो एनपीए नहीं होता तो उसमें मेरा कितना इंटरेस्ट चार्ज होता. ठीक है. तो ये अलग से अकाउंट होता है और ये इंक्लूडेड भी नहीं होता है, ये बैंक बस कर सकता है कि अगर उसको देखना है तो. ठीक है. और फिर क्या है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें तीन तरीके के इनकम हो सकते हैं. इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल, रिवैल्यूएशन. इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल, रिवैल्यूएशन. इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल, रिवैल्यूएशन. इंटरेस्ट इनकम पे क्या है कि इनको कोई भी जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर हो गया, कुछ भी एक्सक्लूड क्या करते हैं? डिविडेंड्स फ्रॉम सब्सिडियरीज एंड जॉइंट वेंचर्स. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है या फिर सोच लो कि ये पूरा ही आ सकता है. पहले तो ये इंक्लूड क्या करता है? कोई भी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, कुछ भी. और ये एक्सक्लूड क्या करता है? डिविडेंड्स फ्रॉम जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडियरीज. broken period interest paid on securities purchase and amortization of premium of SLR is paid off from the interest. SLR क्या है? आपको अभी जानने का कोई फायदा होगा नहीं. ठीक है. बस आप ये रखो कि जो भी बुकेट पीरियड इंटरेस्ट है ना और सिक्योरिटीज परचेस, अगर कोई सिक्योरिटी परचेस किया गया या फिर एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑफ एसएलआर इस डेट ऑफ मतलब जो भी इंटरेस्ट इनकम है उससे आप डेट ऑफ करो. ठीक है. प्रॉफिट ऑन सेल, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट को आप बेचोगे, ठीक है, फॉर पार्ट ऑफ बैंकिंग एंड इज द नेट प्रॉफिट ऑफ सेल ऑब्वियसली अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट को आप बेचोगे तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डालो. या फिर अगर कोई भी रिवैल्यूएशन हुआ तो आपको इंटरेस्ट पीएन अकाउंट में मतलब जो भी रिवैल्यूएशन का जो भी गेन होगा उसको आप पीएन अकाउंट में आप चार्ज करो. गेन या फिर लॉस जो भी है उस हिसाब से. इनकम है तो गेन अभी पकड़ लें. एज पर आरबीआई गाइडलाइंस इन्वेस्टर मस्ट बी रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन बाय एमोर्टाइजेशन और वैल्यूएशन इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएन. ठीक है. एक्सपेंसेस
अच्छा, आप लोगों का अगर ऐसा होगा ना कि आप लोग लाइक कुछ दिक्कत होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हो, ठीक है? तो उसमें पूरा फ्री है, आप एक बातचीत कर सकते हो प्रॉपर्ली, या फिर कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो, ठीक है? ऑडिट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम लोग ऑडिट कैसे करेंगे? एक्सपेंस टोटल कितने तरीके के होते हैं? पहले तो इनकम एक चार्ट बनाते हैं, इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम। इंटरेस्ट इनकम में जो भी इंटरेस्ट है वो सब मतलब जो भी मैं लोन दे रहा हूँ जो भी है वो सब में इंटरेस्ट है। अदर इनकम में प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन का हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और सेल ऑफ जो भी है, ऐसे वो सब हो गया। एक्सपेंस में क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रोविजन, ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रोविजन, ठीक है? इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्या है? जो भी ऑडिटर है प्राइमरली कंसर्न है कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, एनालाइजिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पेड डिपॉजिट या फिर बोरोइंग इन मॉडर्न बैंकिंग। इंटरेस्ट क्या है? वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता है सीबीएस सिस्टम, ठीक है? डिपॉजिट को कैसे एनालाइज करो? पहले तो क्वार्टरली एनालिसिस ऑफ डिपॉजिट करो, ठीक है? मतलब जो भी डिपॉजिट है उसको उसका क्वार्टरली एनालाइज होना चाहिए और उसको आप अपडेट करो। कंप्यूट वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, मतलब जो भी वेटेड एवरेज इंटरेस्ट है, मतलब बहुत सारे डिपॉजिट है ना, जैसे कुछ डिपॉजिट में 7% हो गया, कुछ डिपॉजिट में 5.5% हो गया, उसका वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, और उसको आप जो एक्चुअल एवरेज इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो नॉर्मल एवरेज, मतलब टोटल डिपॉजिट मतलब टोटल इंटरेस्ट, उसको आप अगर एवरेज करो, उसका जो भी इंटरेस्ट है उसको आप कंपेयर करो, और प्रीवियस ईयर का जो भी फिगर है उससे आप कंपेयर करो। अगर कोई भी मटेरियल डिफरेंस हुआ तो उसमें आप इन्वेस्टिगेट करो कि इतना मटेरियल डिफरेंस कैसे हुआ, ठीक है? ऑब्वियसली तो डिपॉजिट में क्या क्या देखेंगे? एक तो क्वार्टरली एनालिसिस ऑफ डिपॉजिट अपडेट करो, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो और कंपेयर करो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से और प्रीवियस ईयर फिगर्स, और इन्वेस्टिगेट करो अगर मटेरियल डिफरेंस हुआ। कॉस्ट एनालिसिस एंड लेजर चेक, जो जनरल लेजर है उसका ब्रेकअप लो ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट, और मतलब डिपॉजिट में आप कितने इंटरेस्ट दे रहे हो और बोरिंग्स में कितने इंटरेस्ट दे रहे हो। मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे कॉस्ट एनालाइज करो, अगर कोई भी वेरिएंस हो उसका रीजन डॉक्यूमेंट करो। इंश्योर करो जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो जनरल लेजर से वो मैच करे, कि जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस आप लोग चार्ज किया वो वही सेम क्या है जनरल लेजर। और जो भी आप इंटरेस्ट कंप्यूट किए हो ना, उसको पहले तो एक बेसिस को अंडरस्टैंड करो, उसके साथ साथ आप सैंपल बेसिस पे आप रिकम्प्यूट करो कि जो भी एवरेज बैलेंस, मतलब जो भी इंटरेस्ट, मतलब जो भी अभी आउटस्टैंडिंग है उसका इंटरेस्ट उसी हिसाब से होना चाहिए। जो भी इंटरेस्ट काटे उसको सैंपल बेसिस पे चेक करो। इंटरेस्ट प्रोविडेंट टू टेस्ट चेक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंश्योर डेट। इंटरेस्ट सारे डिपॉजिट पे है। इंटरेस्ट रेट इन अकॉर्डेंस विद बैंक इंटरनल पॉलिसी, आरबीआई डायरेक्टिव्स एंड एग्रीमेंट विद डिपॉजिट होल्डर्स है। और जो भी इंटर ब्रांच बैलेंसेस है वो एचओ या फिर आरबीआई का जो भी रेट्स है उसको फॉलो करता है, ठीक है? मतलब अगर इंटर ब्रांच में, मतलब सोचो एसबीआई का अगर मुंबई ब्रांच और पुणे ब्रांच में अगर कुछ हुआ, मतलब इंटर ब्रांच बैलेंसेस है, वो हेड ऑफिस या फिर आरबीआई का जो भी रेट्स है उसको फॉलो करता है, ठीक है? और वेरिफिकेशन ऑफ रेट्स एंड कंप्लीटनेस, मतलब ascertain whether there are any charges in interest rates, any changes in interest rate, मतलब कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस है कि नहीं। ऑप्टेन इंटरेस्ट रेट कार्ड, मतलब पहले तो एक देखो कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस है कि नहीं, फिर देखो कि जो भी इंटरेस्ट आप चार्ज किए वो प्रॉपर्ली है कि नहीं, जो भी इंटरेस्ट आप चार्ज किए वो सारे बोरिंग्स पे है कि नहीं, बोरिंग्स या फिर जो भी डिपॉजिट है उस पे। एक्चुअल बेसिस पे आप रिकम्प्यूट करो इंटरेस्ट रेट, फ्रीक्वेंसी, एलैप्स पीरियड, वैल्यूएशन डेट एटसेट्रा, ठीक है? मतलब जो भी एग्रीमेंट है उसी हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किए वो सब। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पहले तो स्टडी एंड इवैल्यूएट करो इंटरनल कंट्रोल को रिलेटेड टू एक्सपेंस, ठीक है? उसका ऑथराइजेशन प्रोसीजर प्रॉपर्ली है क्या नहीं, उस हिसाब से आप नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को डिटरमाइन करो, ठीक है?
एग्जामिन वेदर एनी डाइवर्जेंट ट्रेड इन मेजर एक्सपेंस, मतलब सोचो पिछले साल कुछ जो भी सोचो पिछले साल कोई चीज में 1 लाख रुपए खर्चा हुआ था, इस साल हुआ है डायरेक्ट 2-3 लाख, तो वो एक दिखना चाहिए कि भाई इतना ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन उसका ऐसा होना चाहिए कि भाई दिखे कि भाई क्यों हो रहा, ठीक है, क्यों हुआ, उसका प्रॉपर बिल हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। परफॉर्म सब्सटेंसिव ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें क्या है कि एसेस रिजनेबलनेस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वर्किंग आउट देयर डिसीजंस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड कॉर्पोरेट बिल। मतलब अगर सोचो स्टेशनरी में टोटल खर्चा हुआ 1 लाख रुपए, स्टेशनरी में खर्चा हुआ 5,000, तो टोटल परसेंटेज क्या हुआ 5%। लेकिन इस साल स्टेशनरी में खर्चा हुआ 15,000। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते, लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 300% का डिफरेंस है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि भाई इतना ज्यादा डिफरेंस कैसा है, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको आप वेरीफाई करो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में पहले तो स्टडी एंड इवेल्युएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल को, उस हिसाब से नेचर टाइमिंग इंस्टेड ऑफ अदर प्रोसीजर को डिटरमाइन करेंगे। कोई भी डाइवर्जेंट ट्रेड्स है क्या मेजर एक्सपेंडिचर पे, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि भाई कोई भी रेशियोज है जो मतलब जो कोई भी एक्सपेंडिचर अगर कुछ बढ़ा हुआ तो वो प्रीवियस ईयर फिगर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि रिजनेबलनेस है क्या नहीं वो एक्सपेंडिचर में, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आप लोग वेरीफाई करेंगे। प्रोविजंस एंड कंटीजेंस, इसमें मेन क्या है कि इंश्योर कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी रिगार्डिंग प्रोविजन, ठीक है। अभी क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो कि बैंक कैसे कंप्यूट करता है प्रोविजंस को ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स एंड एनपीएस, जैसे कि जो भी एनपीए है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाई हुआ कि नहीं, अगर क्लासिफाई हुआ उसका क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोविजन हो रहा है कि नहीं, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग से कुछ भी उठा के दे दो। ऑब्टेन डिटेल ब्रेकअप ऑफ स्टैंडर्ड एंड एनपीए लॉस एंड एग्री टू विद जनरल लेजर, डिटेल का जो भी ब्रेकअप है उसको आप स्टैंडर्ड और एनपीएल लॉस से आप देखो, फिर एग्री विद जनरल लेजर। ऑब्टेन टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन फ्रॉम टैक्स मैनेजमेंट एंड वेरीफाई द नेचर ऑफ आइटम्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड पीएनएल अकाउंट्स। ऑब्टेन टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन, मतलब जो भी टैक्स का प्रोविजन है उसका जो भी कंप्यूटेशन उसको आप ऑब्टेन करो, फिर जो भी नेचर ऑफ आइटम्स है जो डेबिट या फिर क्रेडिट हुआ उसको आप वेरीफाई करो। तो मतलब देखने के लिए भाई वो टैक्स का जो भी आप मतलब तो अल्टीमेटली प्रॉफिट माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही है ना, उसके ऊपर ही आप प्रॉफिट टैक्स चार्ज किए, तो वो प्रॉपर्ली है क्या नहीं। एग्जामिन प्रोविजन फॉर एक्सपेंस with reference to the circumstances requiring assess their education by discussion and obtaining explanation from it। मतलब जो भी आप एक्सपेंस का प्रोविजन किए हो तो उसका सर्कमस्टेंसेस देखो कि वो प्रॉपर्ली है क्या नहीं। कैसे आप देखोगे कि आप डिस्कस करो, ठीक है, और मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन लो कि आप जो ये प्रोविजन डाले हो ये प्रॉपर्ली है क्या, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना हो। तो हम लोगों का बैंक ऑडिट खत्म भी हो गया इतना जब हम लोग आज क्या क्या देखे। एक है कि नॉर्मल एडवांसेस को कैसे देखोगे, स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल और अदर प्रोसीजर्स। स्टडी एंड इवैल्यूएशन में पहले क्या है कि भाई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो भी बॉर्डर है उसका क्रेडिट वर्थ प्रॉपर होना चाहिए, सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए सिक्योरिटीज के ऊपर, टीपी रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, टीपी और सेक्शन लिमिट के ऊपर किसी का नहीं होना चाहिए। अगर किसी का है तो वो जो रिकवरिंग जो अथॉरिटीज है उसको कटोरी उसको आप रिपोर्ट करो। अदर प्रोसीजर में कि जो भी रिकॉर्डेड है उसका वैलिडिटी एग्जामिन करो, लोड डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करो, रिव्यू करो ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स को कि उसका प्रॉपर ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, चेकिंग कंप्लायंस विद आरबीआई नॉर्म्स, और लार्ज एडवांसेस को एग्जामिन करो, ये सारे। फिर हम लोग देखें कि भाई इंटरेस्ट और एक्सपेंडिचर में क्या क्या है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, बैलेंसेस है, अदर इनकम है, कमीशन है, फीस है, चार्जेस है, एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रोविजन। ऑडिट ऑफ इनकम में हम लोग ये सारे देखे, बिल्स कलेक्शन हो गया, बिल्स परचेस्ड हो गया, रिवर्सल ऑफ इनकम देख लिया कि भाई अगर इनकम मतलब गलत चार्ज हो गया या फिर एडीपीए के केस में कुछ भी के केस में हम लोग कैसे करेंगे। लीज एसेट हो गया,
टेकआउट फाइनेंस हम लोग देखें कि भाई उस अल्टीमेटली टेकआउट फाइनेंस है क्या, वो अगर एनपीओ होगा तभी क्या करेंगे, तभी हम लोग चार्ज करेंगे जब भी उसका रियलाइज हुआ मॉडल से। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू एक्सपेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पार्शियल रिकवरी हुआ अगर एनपीए का तभी हम लोग क्या करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट्स क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या क्या चार्जेस लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, और एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे हम लोग देख चुके हैं अभी पढ़े। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा इसमें, आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं जब भी अवेलेबल होगा तभी उसका आंसर दे दूंगा। मैं ज़्यादातर कुछ ही टाइम पे मतलब आंसर दे देता हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपना प्यार दिखा सकते हो। बाय।